नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीपीओ की आज है 28 जून और तीसरी शिफ्ट भी ख़त्म हो चुकी है। तो उसके जो क्वेश्चंस आए थे उनका एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के तक सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। अगर हम बात करें 2022 तक, तो सबसे लंबी सुरंग है आपकी अटल सुरंग। ठीक है, यह सुरंग मनाली को लेह से जोड़ती है। यह दुनिया का सबसे लंबा हाईवे सुरंग है जिसे 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। देखो, आज की शिफ्ट में पूछा गया था सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग। कल की शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि किससे किसको जोड़ती है, तो मनाली को लेह से जोड़ती है। उसके बाद अगली चीज पूछी गई थी कि निम्नलिखित में से कौन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक सदस्य थे। तो देवेंद्रनाथ टैगोर आपके तत्वबोधिनी सभा के क्या थे, संस्थापक सदस्य थे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में कोलकाता में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की प्राचीन संस्कृति और राजा राम मोहन रॉय के विचारों को प्रचार करना था। बंगाली भाषा में तत्वबोधिनी सभा द्वारा तत्वबोधिनी पत्रिका भी नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित की गई, मतलब एक आपकी पुस्तिका को प्रकाशित किया गया था। उसके बाद आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अश्विनी कुमार दत्त जैसे महान विचारक ब्रह्म समाज में शामिल हुए। तत्वबोधिनी सभा को 1859 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज में मिला दिया था। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई आपका जो ब्रह्म समाज है कौन सा है, ब्रह्म समाज, उसकी स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना की थी बच्चों राजा राम मोहन रॉय ने। किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी, आपकी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती की, तो फेज 12 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनका नाम क्या था। तो इनका नाम है बच्चों मूलचंद तिवारी। क्या नाम है इनका, मूलचंद तिवारी इनका नाम है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये कहाँ के निवासी थे, तो ये आपके गुजरात के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे बच्चों, गुजरात के निवासी थे। तीसरी चीज़, इन्होंने 2 स्लोगन दिए थे। एक तो दिया था गो बैक टू वेदास। ठीक है, क्या दिया था, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। और एक दिया था इंडिया फॉर इंडियंस। क्या दिया था, इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए, ये आपके इम्पोर्टेंट हो जाएंगे इसके बारे में। ठीक है, ये आप दोनों चीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है दलखाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें उड़ीसा से, तो आपका दलखाई नृत्य है वो किससे संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा का दलखाई नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। आज की शिफ्ट में पूछा गया दलखाई नृत्य, कल की शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि किस देवता या देवी देवता के लिए किया जाता है, तो दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। दलखाई नृत्य की उत्पत्ति ओडिशा के संबलपुर जिले से हुई थी। कौन से जिले से, संबलपुर से। और दलखाई संबलपुर के आदिवासियों के सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य रूपों में से एक है। यह आमतौर पर दशहरा, बांजिटिया, फागुनपुरी, नकुहाई आदि त्योहारों पर किया जाता है। इस नृत्य का जो रूप है वो मुख्य विशेष राधा और कृष्ण, रामायण और महाभारत है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था देवानी पियदस्सी देवों का प्यार के नाम से किसे जाना जाता है, तो अशोक मौर्य को जाना जाता है। अशोक मौर्य को देवों का प्यारा के नाम से जाना जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है अशोक ने स्वयं देवानी पियदस्सी की उपाधि धारण की थी, खुद ही बन गया था भाई देवों का प्यारा। तो इसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या प्रियदस्सी, अर्थात देखने में सुंदर। मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंका था और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए जाना जाता है, तो नन्नय और टिक्कन आपका इसके लिए जाना जाता है। महाभारत का तेलुगु अनुवाद कार्य नत्रय ने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन तथा 14वीं शताब्दी ने येरन ने पूरा किया था। उसके बाद है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल किस अनुच्छेद में है, तो भाई साहब बात ये है
कि किसी भी एक राज्य का एक राज्यपाल होना जरूरी है। ठीक है, एक राज्यपाल होना जरूरी है। अब ये चीज़ अलग है कि 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, 3 राज्यों का भी हो सकता है। तो इसकी बात की गई है आर्टिकल 153 में, अनुच्छेद 153 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का वेतन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 195 में है। ठीक है, अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो समय समय पर राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। जब तक इस संबंध में प्रावधान किया गया है, वेतन और भत्ते ऐसी दरों पर, ऐसी शर्तों पर जो संविधान के प्रारंभ में ठीक से पहले संबंधित प्रांत विधान प्रक्रिया के विधान सभा के सदस्यों के मामलों में लागू थे। उसके बाद बोला गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित पहलुओं में से जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं उन्होंने आदर्श विशेषताओं के रूप में वर्णित किया था, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद है जोक जो है आपका किस संघ से संबंधित है? तो वो आपका एनालिडा संघ से संबंधित है। इंग्लिश वाले देख लीजिए, एनालिडा फाइलम से संबंधित है। प्रोटोजोआ अमीबा, यूग्लिना पैरामीशियम प्लाज्मोडियम, उसके बाद है पोरीफेरा ल्यूस्कोनिया साइकन साइनुम, उसके बाद ये आपका जेलिसिस से। तो आप ये मेन देख लीजिए। एक होता है आपका एनालिडा केचुआ जो कि आपका जोंक और नेरिस, एनालिडा से संबंधित होते हैं केचुआ, जोंक और नेरिस। एक आपका ये इंपॉर्टेंट है सिलेंट्रेटा फाइसेलिया हाइड्रा जो कि आपका जेलीफिश होता है। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्थोपोडा जो कि तिलीचट्टा और बिच्छू, मोलस्का घोंगा, सीपी ऑक्टोपस और इकाइनोडर्मेटा सितारा मछली। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो सुनंदा नायर आपकी मोहिनीअट्टम से संबंधित है। अगर हम बात करें मोहिनीअट्टम की तो ये आपका केरला का है। ठीक है, और केरला का एक आ जाएगा आपका कथकली, कथकली हो जाएगा आपका केरला का। मोहिनीअट्टम मंत्रमुग्ध करने वाला नृत्य है। मोहिनीअट्टम महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक एकल नृत्य है जिसे 19वीं शताब्दी में वेडिवेलु द्वारा विकसित किया गया था और त्रावणकोर के शासक के तहत प्रमुखता प्राप्त हुई थी। अगर हम बात करें मोहिनीअट्टम की, भारतनाट्यम की, कथकली का मिश्रण है, लेकिन इसमें पैर की थाप का अभाव होता है और इसका फुटवर्क कोमल होता है। सुनंदा नायर आपकी मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद आता था सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत क्या है? तो वो हो जाएगा आपका 53.26%। कुल जनसंख्या जो प्रतिशत थी 39.79, उसमें श्रमिक हैं आपके 53.26 और आपकी महिला श्रमिक हो जाएंगी 25.51। 2011 में सभी भारतीय स्तरों पर कार्यबल भागीदारी दर महिलाओं के लिए 25.21 और पुरुषों के लिए 53.26 है। पिछला सर्वेक्षण 2011-2012 के दौरान किया गया था। इसके अनुसार ये सब आपने याद नहीं रखना है। उसके बाद है पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा आपका संतूर से संबंधित हैं। और पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म ये नहीं याद रखना है, कहाँ पे हुआ था ये याद रख लेना, जम्मू कश्मीर भारत में हुआ था। वह एक भारतीय संतूर कला प्रवीण व्यक्ति हैं जिन्हें कश्मीर के सूफी संगीत के मुख्य रूप से साज और नवाजा गया है। उसके बाद आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि शास्त्रीय एकल क्षेत्र के भीतर पूर्ण स्वीकृति के लिए उन्होंने अकेले ही अपने लोकवाद्य को लोकप्रिय बनाया था। उसके बाद है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 ईस्वी में की गई थी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जनवरी 1965 में की गई थी। 1985 में इसे कृषि लागत मूल्य आयोग CACP के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश वाले सुन लीजिए, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। ये आपका MSP के बारे में बताता है। MSP की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है। वर्तमान में आयोग के एक अध्यक्ष, सदस्य सचिव, एक सदस्य सरकारी और 2 सदस्य गैर सरकारी शामिल हैं।
उसके बाद है वर्तमान में आयोग में, ये हम बता ही चुके हैं, ये इतना याद नहीं रखना है, ठीक है। फुल फॉर्म याद रख लेना क्योंकि CGL में पूछी गई थी 2023 में कि CACP की फुल फॉर्म क्या होती है। CACP में इस C की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। अगर हम बात करें नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे, तो भरत मुनि आपके नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। अगर हम बात करें नाटकों के संबंध में, शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। इस जानकारी को सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके रचयिता भरत मुनि थे, जिनका काल 400 ईसा पूर्व के निकट माना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार जो प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे, तो वो थे MS सुब्बुलक्ष्मी। कौन थे? MS सुब्बुलक्ष्मी थे। देखो भारत रत्न एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा, CHSL वालों को भी कह रहा हूँ, जिनका CHSL का पेपर है भारत रत्न पढ़ के जाइएगा। क्यों? क्योंकि कल की शिफ्ट में पूछा गया था कि कल की दोनों शिफ्ट में था, तीनों में, बल्कि पहली में पूछा गया 2019 में किसे मिला, भूपेन हजारिका। दूसरे में पूछा गया भूपेन हजारिका को किस वर्ष मिला, 2019 में मिला, किससे संबंधित थे। तीसरी शिफ्ट में ये पूछा गया था। आज पूछा गया है पहले संगीतकार कौन थे। कल को पहली इंडियन वुमेन पूछ लेगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। पहला क्या पूछ लेगा, फॉरेनर कौन था जिसको भारत रत्न अवार्ड मिला था, ठीक है। ये आपने सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ जो है, MS सुब्बुलक्ष्मी मुद्रे तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका थी। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार थी। अगर हम बात करें 2024 में, तो 2024 में 5 जनों को मिला है, एक बार ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रजभूषण काबरा निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, वो आपके गिटार से संबंधित हैं। ब्रजभूषण काबरा का संबंध गिटार से है। वह भारतीय शास्त्रीय गिटार के अग्रदूतों में से एक थे और उन्होंने इस वाद्य यंत्र को भारतीय शास्त्र संगीत से परिचित कराया था। उन्होंने गिटार बजाने की एक नई शैली भी बनाई जिसमें स्लाइड के साथ बजाना शामिल था। ये आपने नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है कौन से पर्वत में कॉफ़ी और चाय का उत्पादन होता है, तो जो नीलगिरी हिल्स हैं, जो नीलगिरी पर्वत हैं, उसमें आपका चाय और कॉफ़ी का उत्पादन होता है। इनकी वृद्धि के लिए आर्थिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में प्राप्त होता है जहां बादलों में अवरोध उत्पन्न होने के कारण भारी वर्षा होती है। जल भराव नहीं होना चाहिए, पानी नहीं बढ़ना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इन फसलों को ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है, तो यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु। ऑप्शन वाइज अपना सही उत्तर देख लीजिएगा। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसकी एकमात्र मुख्य नदी सिंधु ही अरब की सागर में गिरती है, ठीक है। उसके बाद है लू किस ऋतु की विशेषता है, तो सभी को पता है लू गर्मी में होती है। बोलते हैं कि गर्म हवा चल रही है तो उसको क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है। लू एक प्रकार की स्थानीय पवन है जो भारत और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में चलती है। हानिकारक पवन है। उत्तरी भारत और पाकिस्तान के मैदानों में कभी कभी मई और जून के महीने में आमतौर पर दोपहर में पश्चिम से बहुत गर्म और शुष्क पवन चलती है। ये आप डिग्री डुग्री छोड़ दीजिए। उसके बाद है प्रकाश पर्व जो कि आपका महत्वपूर्ण है। किसे त्यौहार को कहते हैं, तो सिख धर्म में, जो सिख धर्म होता है उसमें प्रकाश पर्व का बहुत महत्व है। इस दिन को जयंती या जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सिख धर्म के लोग गुरु तेग बहादुर जी के योगदान को याद करते हैं और प्रकाश पर्व को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद था भारतीय ओलंपिक संघ। ओलंपिक खेलों, एशियान गेम्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक मीट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन वाला निकाय है। भारतीय टीमों, ये ऐसा पूछा गया था, शायद अध्यक्ष पूछे गए थे, दौरबाजी टाटा थे, ठीक है। उसके बाद है मुंबई से गोवा के बीच तट को क्या कहा जाता है, तो कोंकण कहा जाता है। अगर हम बात करें कच्छ और काठियावाड़ तट गुजरात, कोंकण मुंबई गोवा और केंद्रीय खंड को कन्नड़ मैदान मरम्मा गांव से मैंगलोर कहा जाता है और दक्षिणी खंड और मालाबार तट को केरल के रूप में जाना जाता है। भारत के 35वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे, 2015 में किए गए थे।
भारत का जो 35वां राष्ट्रीय खेल है केरल के 7 जिलों में 31 जनवरी 2015 से 14 फरवरी 2015 तक आयोजित किए गए थे। केरल ने दूसरी बार इस खेल की मेजबानी की। उद्घाटन समारोह 31 जनवरी 2015 को ग्रीनफील्ड स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और जो उद्घाटन समारोह है उसका उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय शहरी और विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं वेंकैया नायडू जी ने किया था। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को खेलों के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में चुना गया था। उसके बाद आता है बच्चों, ये कम से कम लाख बार बता चुका कि जो सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है किस संशोधन में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ये आपका 1976 को हुआ था। इसको क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सरकार और धार्मिक समूहों के बीच का संबंध संविधान और कानून द्वारा परिभाषित किया गया है। टोटल 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। और इस 42 में ही आपके 10 DPSP जोड़े गए थे। कल DPSP पे पूरा वो था CPO वालों का, SSC वालों का, कल बस DPSP के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक है। उसके बाद है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है, 9.20 सेंटीमीटर। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है यह जम्मू UT में, जो जम्मू कश्मीर है उसके, जबकि पृथ्वी पर शुष्क, ये आपने ध्यान नहीं रखना है, इतना कोई नहीं पूछता। उसके बाद है भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य है, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। हरित क्रांति 1960 और 1970 के दशक के दौरान भारत में हुआ एक महत्वपूर्ण कृषि परिवर्तन था। हरित क्रांति का उद्देश्य है उच्च उपज देने वाली किस्मों, आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर सिंचाई सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से कृषि फसलों, विशेष रूप से गेहूं, चावल की उत्पादकता में वृद्धि करना था। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, जिसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है इंडिया का, और नॉर्मन बोरलॉग को वर्ल्ड का कहा जाता है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, ग्रे रिवॉल्यूशन उर्वरक से, काली क्रांति पेट्रोलियम, भूरी क्रांति चमड़ा कोको, नीली क्रांति मछली, रजत क्रांति अंडे, स्वर्णिम क्रांति बागवानी एवं शहद, और गोल्डन फाइबर क्रांति जूट, लाल मांस और टमाटर, पीली तिलहन, सरसों और सूरजमुखी। उसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन प्रक्रिया की गई है? 368 पार्ट 20 भाग 20 बच्चों याद रखिएगा, कल पूछ सकता है। भारत का संविधान एक विशिष्ट संशोधन प्रक्रिया प्रदान करता है, अनुच्छेद 368, जिसे संविधान द्वारा संशोधित किया गया है। संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके हैं: संसद के साधारण बहुमत से संशोधन, संसद के विशेष बहुमत से संशोधन और संसद के विशेष बहुमत से संशोधन। कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया 1540 में। 1539 में लड़ा गया था बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, 1540 कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह को हराया था और उसे भागना पड़ा था। वह शाह हुसैन अरगना के शासनकाल के दौरान सिंध में भटक गया और फिर ईरानी अदालत में पहुंच गया। हुमायूं बाबर का पुत्र था, उसने 1530 में राजगद्दी संभाली थी। उनके उत्तराधिकारी को उनके भाइयों कामरान, हिंदल और अस्कारी अफगानों द्वारा चुनौती दी गई। उनका पहला अभियान कालिंजर के खिलाफ था। डैश को प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है, तो दिवाली को प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है। दिवाली भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा। उसके बाद है 1902 में किसने कहा भारत पर लोगों की समृद्धि के लिए शासन नहीं किया गया है, बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया है, और इसको बेटों के साथ एक विजित जाति के रूप में व्यवहार किया जा रहा है। ये कहा था एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट कौन थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी। अगर इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट पूछी जाए तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है भाई, 1902 की शुरुआत में ही बेसेंट ने लिखा था भारत में लोगों, ये इतना नहीं है भाई, अपने बेसेंट याद रखो। उसके बाद है सितारा देवी
निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक से। कथक आपका यूपी से संबंधित है। ठीक है बच्चों, आज ही इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब इतने ही क्वेश्चन मिले हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से इसकी पीडीएफ ले लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।